अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम एमक्यूएम और कराची के इशूज़ के हवाले से बात करेंगे। उसी में ज़रब की भी बात हो जाएगी। वीकेंड पे दो चीज़ें बड़ी अहम हुई थी। एक तारिक मीर की स्टेटमेंट जो मुबैना तौर पर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसकी एक कॉपी है जो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई। डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस हवाले से काफ़ी अपने प्रोग्राम में भी बात की। आज हम प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ओपिनियन भी लेंगे। इसके अलावा एक और लेटर है जो एक्सप्रेस टीवी ने दिखाया, जो कहा गया कि नसरीन जलील साहबा ने इंडियन हाई कमिश्नर को लिखा। पहले मैं इसी की बात कर लूं क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ थी और इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा था कि ऑफिशियली रिस्पांस हमें मिलना चाहिए कि इसके ऊपर है क्या। जैसे तारिक मीर की स्टेटमेंट के ऊपर मेरा ख्याल ये है कि एमक्यूएम को इसको फॉर्मली, अगर इसके ऊपर इतराज़ात जो भी उनके हैं, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो अनऑफिशियली इसकी इंडोर्समेंट हो जाती है। तो जो लेटर है नसरीन जलील साहबा का, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रोग्राम में शायद दिखा भी पाएँ। प्रोड्यूसर साहब ये स्लाइड्स अभी रोकिएगा, मैं पहले लेटर के ऊपर बात करूँ। लेटर जो इंडियन हाई कमिश्नर को लिखा गया था उसके ऊपर फॉर्मल जो रिएक्शन है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिटन टू इंडियन हाई कमीशन। ये सिर्फ इंडियन हाई कमीशन को नहीं लिखा गया। लेटर्स आर रिटन टू द इंटायर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को वो ख़त लिखा गया था। दिस लेटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल लेटर टू द इंडियन हाई कमीशन। इसको सिर्फ इंडियन हाई कमीशन को लिखा जाने वाला एक ख़त जो है वो तसव्वुर मत किया जाए। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट एमक्यूएम वर्कर्स आर रिपोर्टेड एज दे अकर। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं एमक्यूएम के वर्कर्स के ख़िलाफ़, उसके ऊपर वो कहते हैं कि तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को हम ख़त लिखते हैं। एमक्यूएम का जवाब है, ये उनका जवाब पढ़ रहा हूँ। उसी सिलसिले में, तर्जुमान एमक्यूएम की स्टेटमेंट है, उसी सिलसिले में ये ख़त जो है जैसे बाकी सफारतकारों को गया, उसी सिलसिले में भारतीय हाई कमिश्नर को भी ये ख़त चला गया कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। मैं प्रोग्राम के दौरान कोशिश करूँगा ख़त की कॉपी भी दिखाऊँ। मैंने ख़त की कॉपी पहले इसलिए रखी नहीं थी, मुंतज़िर था कि ये मुझे रद्दअमल मिल जाए। जो है एमक्यूएम के स्पोक्समैन का, मैं तर्जुमान का ये रद्दअमल पढ़ रहा हूँ। ये ख़त दुरुस्त है, ये ख़त लिखा गया, इसमें फ़ेक कॉपी नहीं है। पहले मेरी अप्रीहेंशन ये थी कि ये कॉपी फ़ेक होगी। ऐसे एक पॉलिटिकल माहौल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन चल रहे हों, वहाँ पर यह सोचना कि एमक्यूएम से कोई भी इंडियन हाई कमिश्नर को ख़त लिखेगा उसको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा परसीव किया जाएगा और रद्दअमल स्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन ये तर्जुमान का बयान ये है कि वो ख़त हमने तमाम सफारतकारों को लिखा और उसी सिलसिले में इंडियन हाई कमिश्नर को भी ख़त चला गया। ये अभी गया 18 तारीख को, तो उसकी कॉपी मैं अभी प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो टॉपिक है तारिक मीर साहब का जो बयान है मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को, इसको फॉर्मली एमक्यूएम ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया। इस बयान को फॉर्मली इसकी कर देते, डिनाइल जारी कर देते, कह देते कि दुरुस्त ही नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं, तो ठीक था। लेकिन अभी उन्होंने इसको दाएं बाएं करके निकल गए हैं कि कुछ ऐड नहीं करते और ये है और वो है। हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी तक फॉर्मल नहीं है। इस ख़त की बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। बात बातें तो ऐसी हैं कि मैं एटलीस्ट अभी भी गुरेज करता हूँ उसे मानने से, लेकिन जो मेरे पास कॉपी है एज इट इज़ मैं पढ़ के उसको आपको बताता हूँ। एमक्यूएम के रहनुमा तारिक मीर का इंटरव्यू। भारत एमक्यूएम को सालाना 8 लाख पाउंड देता है। ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को मुबैना तौर पर वो सारी बातें बता रहे हैं जब उनको इंटरोगेट किया गया। 2 ही लोगों का इंटरव्यू हुआ था, एक मोहम्मद अनवर साहब का, बाकी लोगों का भी हुआ था, लेकिन जो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में हिंट किया था वो 2 लोग थे, मोहम्मद अनवर साहब और दूसरे तारिक मीर साहब। फंडिंग का इल्म 4 अफराद को था, मुझे, अल्ताफ़ हुसैन, इमरान फारूक जिनका मर्डर हो गया, उसकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आज स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी पाकिस्तान आ गई, और मोहम्मद अनवर को। भारत से पैसे लेने का मामला पार्टी से खुफिया रखा गया। अल्ताफ़ हुसैन को भारत से मुख्तलिफ ज़राए से पैसे मिलते थे। भारत ने पहले फंडिंग डॉलरों में और बाद में पाउंड्स में दी। भारतीय हुकाम से रब्ता मोहम्मद अनवर के ज़रिए होता था। बज़ाहिर हमसे मिलने वाले भारतीय हुकाम का ताल्लुक रॉ से होता था। ये सारी चीज़ें तारिक मीर साहब बरतानवी पुलिस को बता रहे हैं। हमसे मिलने वाली भारतीय अफसरों की पहुँच वज़ीर आज़म तक थी। भारतीय हुकाम से पहली मुलाकात इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुई। भारतीय हुकाम से मुलाकातें मोहम्मद अनवर के ज़रिए हुई थीं। हमसे मिलने वाले भारतीय अफसरों ने अपने असली नाम नहीं बताए। मुलाकात से 2 रोज़ पहले इन्हें मुतला किया जाता था। तारिक मीर के ज़िम्मे हवाई टिकट और होटल का बंदोबस्त करना था। इंटरव्यू के पहले सफ़े पर 10 लाख बरतानवी पाउंड की इमदाद का जिक्र भी है। ये वो चीज़ें हैं जो इन 6 सफ़ात के अंदर छुपी हुई हैं। ये सारे 6 सफ़ात में पढ़ नहीं पाता क्योंकि इनमें से बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसको काला मार्कर फेर के उसको छुपा दिया गया। स्टेटमेंट के कुछ हिस्से जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। अभी तक की डिनाइल ना होना शायद इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि ये कॉपी हो सकता है कि सही हो, क्योंकि तरीक़ाकार ये होता है कि बरतानवी पुलिस जब इंटरोगेट करती है फॉर्मली अरेस्ट किए बगैर भी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले दिन रेंजर्स की रेड की मिसाल दी थी 90 के ऊपर, तो उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग जब वो कर लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके उसकी साइंड कॉपी जो है वो दे दी जाती है, जिसका इंटरव्यू होता है कि भाई यही था आपके पास, पढ़ लीजिए, यही सवाल जवाब थे, साइन कॉपी और एक कॉपी आपने रिकॉर्ड के अंदर, फाइल के अंदर।
ये उन दो में से कोई एक कॉपी हो सकती है, कौन सी है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वसातत से मेरे तक पहुँची है और मैं एज़ इट इज़ इसको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। MQM से हमने इसकी दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वी हैव नथिंग टू ऐड, उन्होंने कहा हम इस पर और कुछ ऐड नहीं कर सकते। बैरिस्टर सैफ के लिए हमने उन्हें बोला अपने किसी वकील को दे दीजिए जो इस पर अपनी राय से हमें नवाज सकें कि इसके ऊपर लीगल ओपिनियन क्या है। लंदन में इस वक्त वही मौजूद हैं जो MQM की लीगल टीम के साथ असिस्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो पहले असिस्ट कर रहे थे वो उनके अपने वालिद की वफ़ात की वजह से आजकल पाकिस्तान में ही है, इसलिए वो जा नहीं पाए। मेरा पहले दिल था कि उनसे ही बात कर लेता, लेकिन फिर पता चला कि उनकी शायद वालदा की भी तबीयत दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। हमें और अपडेट मिले तो इसके ऊपर ज़रूर शेयर करेंगे। इसके ऊपर एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान इसके ऊपर UN में भी इस मामले को उठा सकता है। बहुत सीरियस और एक संजीदा किस्म की डेवलपमेंट हमारे सामने नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर हमने बात करने के लिए जनरल अतर अब्बास साहब, फॉर्मर DG ISPR, उनसे रब्ता कायम किया। जनरल अतर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल अतर अब्बास साहब, ये तारिक मीर का बयान और उसके बाद एक ख़त है जो नसरीन जलील साहबा ने लिखा जिसके ऊपर MQM कहती है कि हमने ये तमाम सफारतकारों को भेजा था, उसी की एक कॉपी जो थी भारतीय हाई कमिश्नर को भी चली गई, स्पेसिफिक सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था। उसके ऊपर आज खबर ये आ गई कि UN से कांटेक्ट किया जाए कि भारत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहा है। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये केस जो है इसको कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई संजीदा केस है क्योंकि इसमें बराह रास्त उनका हवाला दिया गया है जिन लोगों ने बयानात दिए हैं, ख़ास तौर पे जिसमें भारत से पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं या बयानात हैं उसके अंदर। सो ये एक तो बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके मुतालिक पाकिस्तान का केस उस वक्त मजबूत होगा कि आया हुकूमत बरतानिया जिससे पाकिस्तान का इस वक्त एक मामला चल रहा है डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से, तो उसमें हुकूमत बरतानिया जिसके पास ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड हैं उनसे भी एक राब्ता करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हुकूमत समझती है कि BBC की रिपोर्ट में वो एक जायज़ फरीक है ये जानने के लिए कि BBC उनके हवाले वो ख़ास तौर पे बयानात करे या सोर्स बताए जिसने ये बयानात दिए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है हुकूमत के मामले में कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जाने से पहले अपने हाथ ज़रूर मजबूत करने चाहिए, क्योंकि केस वहाँ से इस बुनियाद पे कि सिर्फ एक सोर्स का ये बयान है इसके अंदर और केस कमज़ोर है और वहाँ से रद्द हो जाता है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि MQM के पास अब जो रास्ता है वो ये है कि ये लोग जिनका नाम लिया गया है, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर, जो कि उनके ख़ास तौर पे MQM की जमात के कारकुन रहे हैं और अभी भी हैं, या तो ये बयानात दें कि जी हमारे मुतालिक जिस किस्म के बयानात BBC में आ रहे हैं और उस वक्त मीडिया में घूम रहे हैं वो बयानात हम उनको यकसर मुस्तरद करते हैं, ये बयानात हमने नहीं दिए हैं, इससे MQM की पोजीशन जो है वो बहाल होती है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं और बयानात उन्होंने दे दिए हैं तो इस किस्म की MQM का केस जो है वो बहुत इसमें कमज़ोर होता है। अच्छा, इसमें जनरल अतर साहब मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेज जो है वो इसको गवर्नमेंट को बजाय इन हेस्ट कोई डिसीजन लेके और किसी बाद में दुश्वारी से बचने के लिए, आपने दुरुस्त कहा, पहले वो जो बरतानवी पुलिस के पास रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं वो इंटरव्यूज़ की टेप और उसके ट्रांसक्रिप्ट जो बरतानवी पुलिस अटेस्ट करके दे कि ये हमने तहकीक की थी, ये बयान आया, और फिर वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो ट्रांजैक्शन हुई हैं 8 लाख पाउंड का दावा है, तो किसी चैनल से वो ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश होनी चाहिए ना, वो पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में होनी चाहिए। जी मैं बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वो रिपोर्ट होनी चाहिए हाथ में, लेकिन अब ये इसमें मसला ये है कि हुकूमत बरतानिया ने इससे पहले, हम सबको पता है, इसका इल्म है, MQM के जितने क़यादत है वो वहाँ मौजूद रही है, हर तरीके से उनकी मामनत होती रही है, उनको सहूलत फराहम की गई है और वहाँ से वो अपनी कार्रवाई करते रहे पाकिस्तान में। अब केस उस वक्त शुरू होता है जब उनकी सरजमीन पे MQM का एक कारकुन डॉक्टर इमरान फारूक हलाक हो जाता है और मारा जाता है। अब उनके लिए जो इदारे हैं मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से वो दबाव में नहीं आते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का केस बन गया, स्कॉटलैंड यार्ड का केस बन गया। अब जब तक वो केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे कोई इदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड, इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारी, इनके आपस में रवाबित हैं
और गिव एंड टेक की बेसिस के ऊपर ये मामला तय हो सकता है कि अगर डॉक्टर इमरान फारूक के केस में उनको तहकीकात के लिए वो चाहिए जो लोग हमने पकड़े हुए हैं, तो हम भी इसकी डिमांड कर सकते हैं, हम भी मुतालबा कर सकते हैं कि जी हम आपके पास जो स्टेटमेंट्स इनसे मंसूब किए जा रहे हैं वो स्टेटमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि हमने अपना केस मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि कानूनी जो चारागोई हो रही है इस वक्त, उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को और जितने हमारे इस वक्त सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि सियासी हकीकतें सिर्फ कानूनी कार्रवाई से ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि कारकुन के सामने जब तक आप एक ब्लैक एंड वाइट में सबूत लेके नहीं जाएंगे जो इसको कन्विंस करे विदाउट एनी डाउट, तब तक वो अपनी सियासी जमात को नहीं छोड़ेगा और ये यकीन नहीं करेगा कि उनकी क़यादत के खिलाफ साजिश नहीं हो। दुरुस्त सर, क्योंकि माजी की एक हिस्ट्री भी 92 से लेकर अब तक की बहुत लंबी है, जिसमें कभी तो हम कहते थे कि जनापुर के नक्शे निकला है, कभी हमने कहा सब कुछ झूठ पर मबनी था। इसलिए शकूक बहुत ज़्यादा गहरे हैं और उसको दूर करना, ट्रांसपेरेंटली दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ फरमाइएगा, अभी जो ऑपरेशन चल रहा है इसके हवाले से हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, अब उसकी स्टेज कुछ बदलती नज़र आ रही है। कराची के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सेक्रेटरीज को, इस जैसे लोगों को हाथ डाला जा रहा है। तो ये मामला तो FIA को इख्तियारात दे दी गई, वही जो रेंजर्स को दिए गए थे, एक स्टेप ऊपर चला गया। तो हमने गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस या डिसफंक्शनल होने का जिक्र किया था, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ और ज़्यादा खुल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो आखिरी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम की, और जिसमें एक ख़ास तौर पे बयान जिसमें बड़ी अहमियत दी गई थी कि अब क्रिमिनल्स जो हैं उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि उनका नेक्सस जो है कराची के हवाले से ख़ास तौर पे वो इतना पक्का सामने आ गया है कि जब तक वो नेक्सस नहीं तोड़ा जाएगा, उन क्रिमिनल्स पे हाथ नहीं डाला जाएगा, क्रिमिनल्स के पीछे जो लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और काम करवा रहे हैं उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, तब तक कराची का मसला जो है ख़ासतौर पे दहशतगर्दी वाला ये जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। तो ये फैसला उसूली तौर पे सियासी और अस्करी क़यादत में हो गया है और उसका हमें अब अमली जो काम है वो सामने नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पे रेंजर्स जो इस किस्म के ऑपरेशन कर रहे हैं और FIA के। और अगर सिविल साइड से रेजिस्टेंस आई, जनरल अतर साहब, जैसे पहले भी हमने देखा था, अगर रेजिस्टेंस आई फिर देखिए, एक तो ये है कि रेजिस्टेंस, दूसरा ये है कि जो सियासी जमातें हैं अगर आपस में गठजोड़ कर लेती हैं, कराची के हवाले से ख़ास तौर पे अगर MQM है, कराची की जमात है बहुत बड़ी, कराची के शहर, सिंध के शहरों की जमात है, और पीपल्स पार्टी भी जो कि इस वक्त अफेक्टेड पार्टी है, जो कि मुतासर हो रही है, ये अगर गठजोड़ कर लेते हैं और सियासी हमें इस वक्त मदाखलत नज़र आती है या रेजिस्टेंस नज़र आती है कि वो इस चीज़ को नहीं आगे, तो ऑपरेशन में मसाइल पैदा होंगे। उसको फैक्टर इन ज़रूर करना चाहिए कि आइडियली तो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, सियासी जमातें भी उनसे अब अलहदगी इख्तियार करें और उनको हवाले करें कि जी ये लोग वाकई अगर जमात की अहकामात के बरक्स काम कर रहे थे और अपने ऑन देयर ओन थे, तो इनके ऊपर अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हाथ डालती हैं, तहकीकात करती हैं और तहकीकात के नतीजे में या तो साबित होगा या नहीं साबित होगा, क्या पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के बावजूद ऑपरेशन जारी रह पाएगा? देखिए, ऑपरेशन में मुश्किलात तो होंगी अगर ख़ास तौर पे ये सियासी जमातें एक महाज बना लेती हैं, उनमें मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि कराची का जो मसला है उसमें सियासी अंसर या पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बहुत काउंट करता है। और जैसा मैंने कहा कि ये सियासी हकीकतें ऐसे ख़त्म नहीं होती, सिर्फ कानूनी कार्रवाई से ख़त्म नहीं होती हैं और इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक आप इसके साथ साथ एक सियासी महरकात को भी अमल में ना ला रहे हों। तो मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अगर आप देखें कौमी सतह पे जब एक पब्लिक ओपिनियन है, राय आमा जो है वो आपके पीछे खड़ी हो जाती है और फेडरल लेवल के ऊपर अगर आपको जो रूलिंग पार्टी है PMLN है उसकी सियासी आपको हिमायत हासिल है, तो मेरा ख्याल है फिर ऑपरेशन को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल अतर अब्बास साहब। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से आते हैं तो और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक ख़त को 18 जून को लिखा गया, भारतीय हाई कमिश्नर को उसका हवाला दिया, जिसके ऊपर MQM कहती है कि हमने ये तमाम सफारतकार जो है उनको ये ख़त लिखा था। उसी सिलसिले में एक कापी जो है वो यहाँ पे भी गई। इसे ख़ास तौर पर यह ना समझा जाए कि इंडियन हाई कमिश्नर को लिखा, ये एड्रेस किया गया है डॉक्टर TCA राघवन, द हाई कमिश्नर
Indian High Commission G5 Diplomatic Enclave Islamabad. Dear Mr. Raghavan, I am writing to you again to stress the lawlessness of the law enforcement agencies. MQM founder leader Mr. Altaf Hussain press release is enclosed for your perusal from August 2013 when the targeted operation was initiated in Karachi to bring law and order here. ये मैंने पिक्चर इसको सेव की हुई है. Since then 40 MQM workers have been killed in custody. 90 MQM workers are missing while there are hundreds killed in targeted operations. इस तरह की आगे काफ़ी तफसीलात हैं कायरा साहब जो इस खत में एम्बेसीज को लिखा गया है. पे क्या लिखा है इसके? हाँ जी, कंक्लूड कहाँ पे हुआ ये? कंक्लूडिंग भी पैरा पढ़ना है तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के मुझे कुछ अजीब सही लगा. I would request you to, ये लास्ट लाइन है, to use your good offices in improving the situation for urban Sindh. Sincerely yours, Senator Nasreen Jaleel, Member MQM Central Executive Committee. All this is leading towards feeling of alienation amongst the populace of Karachi. On the other hand, there is a marked discrimination by the Sindh government towards urban Sindh, particularly Karachi, where employment opportunities, socio-economic reforms, or provision of basic needs are grossly neglected. The budget 2015-16 reflects this discriminatory and discrimination blatantly. ये पूरा लेटर है. मलिक साहब, मैंने तो खैर इससे पहले ये लेटर नहीं देखा, अभी आपसे पूछा. यकीनन आपने इसको ऑनर करने से पहले तस्दीक की होगी. तस्दीक किया मैंने MQM के लिए हर मरहला एक और मुश्किल मरहला बनता जा रहा है. और इस वक्त जब ऑलरेडी 2-3 इशूज़ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था कि हिंदुस्तान से पैसे लेने का एक ये तारिक मीर की स्टेटमेंट है. ये तारिक मीर साहब की स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट वैसे बड़ी अजीब सी है. मैं ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कुछ हिस्सा मुझे यूँ लगता है जैसे ज़ियाउल हक के दौर का कोई अखबार हो जिसमें से. सच्ची बात है, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये जाली काम है, लेकिन डिनाइल ना आए, रिजेक्ट ना. मैं इसको वो नहीं कह रहा कि ये गलत है. इसकी मैं अभी इसे मुबैना ही बयान कर रहा हूँ. इसकी सेहत के बारे में तो कुछ कहना, मैं वैसे कह रहा हूँ. मैं अपने तजर्बे के मुताबिक कि वो जैसे होता था ना कि लाइनें लगी होती थी कि ये सेंसर्ड है, तो ये सेंसर्ड तो नहीं होना चाहिए. अर्ज ये है, या खाली होता था उस वक्त अखबार. मलिक साहब, इस वक्त MQM के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात में ये एक और इजाफा है. मुझे नहीं पता कि ये बाकी एम्बेसडर्स को लिखा गया, हाई कमिश्नर्स को लिखा गया कि नहीं, लेकिन इस वक्त जब ऑलरेडी MQM अंडर फायर है और वो उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो जाके कल अदालत में पेश होकर प्रूफ हो सकता है कि नहीं? क्योंकि जब तक कोई भी जुर्म, कोई भी एलिगेशन अदालत के अंदर जाके प्रूव हो के अदालत से उसके ऊपर सजा सादर ना हो, उस वक्त तक मीडिया के अंदर डिबेट से उसका ओपिनियन या उसके ऊपर प्रेशर तो बन सकता है, उसका ओपिनियन तो ख़राब हो सकता है, उसकी शक्ल तो बिगाड़ी जा सकती है, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती. ये MQM के लिए एक और मसला है कि इस वक्त मुझे नहीं पता उन्होंने सारे एम्बेसडर्स को ख़त लिखा कि नहीं, लेकिन इंडियन एम्बेसडर को, इंडियन हाई कमिश्नर को ये ख़त लिखा जाना उनके लिए एक और मसला होगा. अपने दुश्मन मुल्क जिसको आपकी रियासत अपना दुश्मन डिक्लेयर करती है, और बिलाशुबा है, कोई शक इसमें नहीं है, हम उससे जंगें लड़ चुके हैं, हमारे उसके साथ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स है, बावजूद हम चाहते हैं कि एक अच्छे हमसाये के तौर पे हम रहें, लेकिन अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करके रहें. और ये भी एक एलिगेशन है इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बड़े वाज़े तौर पे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जिस तरह बलूचिस्तान है, फाटा है, दहशतगर्दी की जंग है, इसमें मुलव्वस है. कराची के अंदर अब तो स्टेट ने चार्ज लगा दिया. ये स्टेट का जो चार्ज है, यानी जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सियासी जमातें सब ओन कर रही हैं, मीडिया इसको ओन कर रहा है. इस वक्त इंडियन हाई कमिश्नर को ये खत लिखा जाना, ये इट्स ए वेरी बैड टेस्ट. फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर. फैसल साहब, आपकी जमात इसको कैसे देखती है? एक तरफ तो ये तारिक मीर का बयान था, मैं पहले यही लेकर 2-3 दिन कोशिश कर रहा था कि मुझे रद्द-ए-अमल फॉर्मली इसके ऊपर, मैं सोच रहा था डिनाइल आ जाएगी, अभी डिनाइल आई, हम रिलेक्टेंट थे इसको चलाते हुए, नहीं आई अभी तक. साथ लेटर भी है एक, उसकी कन्फर्मेशन है, बाकायदा ऑफिशियली इंडोर्समेंट है कि हमने तमाम हाई कमिश्नर्स को लिखा. आपका रद्द-ए-अमल क्या है? शुक्रिया नदीम साहब. देखिए नदीम साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. नंबर स्टार्ट हम करते हैं कि जब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रॉ को एड्रेस किया था, उसके बाद फिर SSP साहब ने 2 बंदे पकड़े,
फिर ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जो चीज़ आई, देखिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस कोई कराची पुलिस तो है नहीं कि तशद्दुद करके या जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ड्यूरस में उनसे ये चीज़ें लिखवा दी गई, और मेट्रोपॉलिटन पुलिस का भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इस डॉक्यूमेंट में दैट सेज कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ठीक है। उसके बाद तारिक मीर साहब को जियो ने अपने फ़ोन पे लिया उनका बीपर, और उन्होंने कहा मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो एक और एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद आपने डिफेमेशन का केस लंदन में नहीं किया, लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर आप गलत हो तो आप डिफेमेशन का केस कर दें, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद ये कि देखिए जब आप अपनी दुश्मन मुल्क और दुश्मन स्पाई एजेंट से पैसे ले लेते हैं और ट्रेनिंग की बात आ जाती है उसके ऊपर, तो अब इल्ज़ामात की अब बात से हम क्रॉस कर गए। देखिए इससे पहले बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि आपने कत्ल किए, फलाना कत्ल हो गया, बोरीबंद लाशें और सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कहानियाँ इनके ऊपर, एक्सटॉर्शन है, बत्ताखोरी है, बोरीबंद लाश है। लेकिन अब जो मसला है वो मसला नदीम साहब मुल्क तोड़ने और मुल्क को तोड़ने की साजिश का है। अब अगर गवर्नमेंट इस पर रिएक्ट नहीं करती है, देखें एक छोटा सा मसला आया, एग्जैक्ट पे जाली डिग्रियां थी, बड़ा अच्छा काम किया, 72 घंटे में सब कुछ तहस नहस कर दिया और बड़ा अच्छा काम किया। फैसल मैं एक थोड़ा सा आपकी एक बात से आपकी थोड़ा सा मोतरज़ हूँ, पूरी जमात को बैन कर देना हमारे यहाँ कोई अच्छी रवायत रही नहीं। हमने नैप वाले केस में ये किया था, अब BNP को आप साथ मिला के ये कौमी यकजहती पैदा कर रहे हैं, तो वी शुड बी केयरफुल जब हम इन केसेस को परसू करें कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हों पुलिस के अंदर वो इस्टाब्लिश हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का तज़किरा करें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। पूरी जमातों को ऐसे करने से कभी चीज़ें सुधरी नहीं है वैसे माजी में। नदीम साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन जब आप एक कंपनी समा फॉर एग्जांपल, अगर समा कोई चीज़ इंडिया से ले ले तो समा ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके ओनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं नहीं कह रहा कि सारी महाजर कौम ऐसी है, लेकिन MQM के जो कायदीन मौजूद है और MQM की एम्बेड में उन्होंने पैसा लिया है, इंडिविजुअल ये एक्ट करेगा तो उस इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलेगी ना। समा में मैं दो इंडिविजुअल का नाम इधर टॉप लीडर अल्ताफ हुसैन साहब एथिक्स की खिलाफवर्जी की, समा ने उन दोनों इंडिविजुअल्स को फायर कर दिया जो जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ थे। 2 एंकर्स ने किया, समा ने दोनों को फायर कर दिया। तो ये अप्रोच तो ये होनी चाहिए ना, पूरे समा ने मिलकर तो वो काम गलत नहीं था किया। सर इधर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब पास डायरेक्ट इल्ज़ाम आ रहा है और ये इल्ज़ाम के अंदर एविडेंसेस इकट्ठे हो गए, और देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें अच्छा फिर आप आ जाए नसरीन जलील साहिबा के ऊपर। आपको याद होगा MD KAC की बेगम और उनके बेटे ने कहा था कि ये भी हरास करती थी, और अभी फिर ये लेटर लिखना इंडियन एम्बेसी को या हाई कमीशन को अंडर द एम्बेड के हम बाकियों को भी लिख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि जिन्होंने हमें फंसाया है, जिन्होंने हमें टास्क दिया है, अब हम उनसे ही मदद मांगेंगे। मुझे आप बताएं ना, मेरे मुल्क का मसला है, मैं अपने मुल्क के लोगों से मदद मांगूंगा या मैं बैरून मुल्क जाके बाद मदद मांगूंगा? कायरे साहब आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, देखिए दो करना पड़ रहा है बहुत सारी चीजों पर बात करते हुए। एक तो जिस तरह आपने फरमाया ना कि समा के 2 बंदे अगर अनएथिकल को बात करते हैं तो समा उनको निकाल देता है, लेकिन अगर समा उनके साथ खड़ा जाए और कह जाए कि जिन्होंने जो कहा है हम उसको एग्री करते हैं, और समा की क़यादत, समा की ओनर्स, फिर तो इंडोर्समेंट होगी तो फिर उसकी सजा समा को मिल जाएगी, फिर उन दोनों को नहीं, फिर तो सजा और मिलेगी। अगर बिल्कुल ठीक, मेरा इशू ये है कि अगर MQM के खिलाफ इससे पहले बेशुमार इल्जाम लगे और जमातों पर आपने दुरुस्त कहा, हमने नैब को भी कहा कि ये गद्दार है, हमने अवामी लीग को भी कहा ये गद्दार है, हमने पीपल्स पार्टी को भी कहा ये गद्दार है, पता नहीं किस किस को हमने क्या क्या कहा हुआ है। हम तारीख में गद्दारी के ठप्पे बड़ी जल्दी लगा देते हैं, लेकिन ये सीरियस चार्जेस हैं, इससे पहले भी लगे। आप सिंध हुकूमत में है इस वक्त, आप मैं एक और बात करने लगा, तरीकाकार है जो मुतालबा कर रहे हैं वो पार्टीज एक्ट के तहत आपको एक समरी मूव करनी होती है। सर नहीं, मैं एक और गुजारिश करने लगा, इस वक्त जो MQM के ऊपर चार्जेस लगे उसमें जो पहला चार्ज आया, जो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई, उसके आर्काइव्स जो थे, उसके जो मटेरियल है वो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है या हमारी स्पाइंग एजेंसीज का है। वो उस जर्नलिस्ट ने उसको बेस बना के उस पर रिपोर्ट खड़ी की है। अब हमारे पास वो मटेरियल मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने इंटीरियर मिनिस्टर के जरिए कहा है कि हमने बरतानिया से भी मदद मांगी है और हम इसकी डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये चार्जेस बड़े सीरियस हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, और मलिक साहब अगर इस पे सबूत निकल आते हैं तो फिर जो कानून का रास्ता है वो अडॉप्ट किया जाए, और अगर ये रास्ते कानून अगर एविडेंस नहीं निकलती और अगर ये सिर्फ बातें रह जाती हैं तो फिर हुकूमती लेवल पे इसका ढोंड नहीं बजाना चाहिए, इसलिए फिर इसकी सफाई देनी चाहिए। देखिए इसकी अगर ये गलत है, मैं कहता हूँ हुकूमत जो MQM है ना जी, एम्स की सफाई देगी। एक है मीडिया एस्पेक्ट, इसका मीडिया एस्पेक्ट से उसकी आप शक्ल खराब कर देते हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है,
आप देखें ना, अब तो उस वक्त आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अभी इस प्रोग्राम में बैठे हुए शाहीन साहब भाई साहब माशाल्लाह हमारे बड़े मोतबर साफ़ी हैं। शाहीन साहब भाई साहब, आप बड़ा नाम है, 10 एंकर और बिठा लें, 10 पाकिस्तान का सारा मीडिया, आप पूरे डॉक्यूमेंट दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, फलां करें, ये उस वक्त तक इमटेरियल होंगे कानून की नजर में जब तक इनको कोई अदालत सबूत के तौर पे मान के इस पे अपना फैसला सदर नहीं करती। मैं चाहूंगा कि मीडिया डिबेट को अपनी जगह रखें, लेकिन अदालत में मामला लेके जाए। सर भाई साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो वो तारिक मीर की स्टेटमेंट है जो शायद मसूद साहब कहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इसके ऊपर आर्ग्यू भी किया। ये मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं, वो 6 सफ़ात आपने भी देखे हैं यकीनन। इसके अलावा एक ख़त आया था जो एक्सप्रेस टीवी ने दिखाया, हम उसको होल्ड करके उसके ऊपर पाउंड रख के कहते हैं ना बैठे रहें उस ख़त को, क्योंकि मुझे इतना सीरियस डाउट था कि ये ख़त इस सिचुएशन में नहीं जा सकता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप कह लें कि मेरी बैड जजमेंट थी, मेरा ख्याल था कि ये सिचुएशन में ख़त नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अभी उनके तर्जमान की फॉर्मल स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुनाई है, पहले भी दोबारा पढ़ देता हूँ कि तमाम हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को हमने ख़त लिखे थे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। उसी सिलसिले में ये ख़त जो था भारतीय हाई कमिश्नर को भी गया था। इसे सिर्फ आप ख़ास भारतीय हाई कमिश्नर का मत कहिए। तो ये कन्फर्मेशन है कि वो ख़त दुरुस्त है। सहबाई साहब, नहीं देखिए, ये अभी जो कायरा साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि एक चीज़ मीडिया में आना और मीडिया ने उसको एक्सपोज करना, रिवील करना, वो एक अलग एक उसका सेक्शन है। अदालत में जाके ऑफिशियली उसको प्रूव करना ये एक अलग बिल्कुल चीज़ है। और किसी पार्टी को आप मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर आप नहीं सजा दे सकते, कोई अदालत नहीं देगी। आपको याद होगा, मुझे भी याद है, कितनी हुकूमतें बेनज़ीर की, नवाज शरीफ की मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर हटा दी गई, मगर अदालतों में कुछ नहीं हुआ। तो ये अब असल बात यह है कि ये सारी चीज़ें सामने हमारे आ गई हैं। हमारी हुकूमत क्या लंदन और ब्रिटिश हुकूमत से ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली मांगेगी और मिलेंगे उसको कि नहीं मिलेंगे, ताकि वो किसी अदालत में पेश किए जा सकें। अभी मैं देख रहा था शाहिद मसूद साहब ने एक और डॉक्यूमेंट भी रिवील किया है जिसमें कि वो पूरी लिस्ट है हाथ से लिखी हुई आर्म्स की और पैसों की, जो कि और जो कहते हैं कि उन्होंने साइन किए इन्हीं लोगों में से जो स्कॉटलैंड यार्ड को दी गई है। तो ये सब चीजें स्कॉटलैंड यार्ड वाले या तो लीक कर रहे हैं या खुद एमक्यूएम के लोग लीक कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साबित कर दिया। आपको अदालत में ले जाना पड़ेगा, पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। भाई साहब, आपकी बात दरमियान में अधूरी मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, मैं जो ब्रेक ले लेने दे, मैं आपसे दोबारा आऊंगा, इस वेपन की लिस्ट के ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि ये 2 नाम जिनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड हुए और ये जो कैश रिकवर हुआ, ये सारे केसेज अभी जुलाई में सेटल भी होने हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आप ही से पूछूंगा। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर भाई साहब, बात आपसे अधूरी छोड़ी थी, आप ही कंप्लीट करिए। बरतानवी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, कितना जल्दी आप सोचते हैं 15 जुलाई तक ज़मानत में अल्ताफ़ हुसैन साहब, इफ्तिखार साहब जो इमरान फारूक मर्डर केस में, उनकी भी ज़मानत इसी महीने एंड हो रही है, सोचते हैं कि उससे पहले पेशरफ्त हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि टीम आ गई है अब और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है। गवर्नमेंट जाहिर है जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो कि हम आपको मटेरियल देंगे, उन लोगों से इंटरव्यू कराएंगे, उन लोगों को मे भी अल्टीमेटली हैंडओवर भी करेंगे, उस वक्त तक ये प्रोग्रेस जाहिर है केस नहीं होगा। और बरतानिया में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उनको ये एविडेंस चाहिए, हर सूरत से चाहिए। उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? हो सकता है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने और उन्होंने कहा हो कि जी हम आपको ये सारी जो डिटेल्स हैं, जो बयानात हैं, ये ऑफिशियली आपको दे देंगे। अगर ये एक हो जाता है जिसे हर जगह लोग कह रहे हैं बट्टा सट्टा हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास एक बड़ी सॉलिड एविडेंस आएगी जिसकी बेसिस पे फिर आप केसेस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, और फिर जवाब देना होगा एमक्यूएम को भी, अल्ताफ भाई को भी, कि क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द लंदन में बिठाया हुआ था जिनके ताल्लुकात इधर उधर थे और वो ये सब काम कर रहे थे। एक्सेप्टेबल एविडेंस चाहिए। आप मेरे साथ ही रुकेगा से भाई साहब, अभी जाइएगा ना, एक बड़ा जरूरी सवाल है जो मुझे आपसे भी और कायरा साहब से भी पूछना है। छोटा सा आपके सवाल आने से पहले एक छोटी सी बात, देखिए एक बात याद रखिए, ये जो अभी तक कागजात सामने आए हैं ना, ये बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो अल्ताफ हुसैन साहब के घर से कुछ पैसे पकड़े गए, $500,000 पाउंड और उनके सेक्रेटेरिएट से, और उसमें कुछ और चीजें, उसके ऊपर जो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया गया है,
ये उस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल हुए। दुरुस्त है। अब ये किसी कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है जो अंडर प्रोसेस है। ये जो शायद मसूद साहब ने निकाला है, ये किसी खुफिया एजेंसी से कागज शायद ना निकला हो शायद, इसीलिए उन्होंने उसको जितना हिस्सा रिवील करना था वो रहने दिया, बाकी के ऊपर उन्होंने काला निशान लगा दिया। मेरा ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट, वो लिस्टें, जो कुछ भी है, वो जिस केस जो चल रहा है उस केस का पार्ट ऑफ फाइल जरूर होगा और उसकी कॉपी शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऑफिशियली ले सकती है। इसका एक तरीकाकार वैसे ये भी हो सकता है कि ये एमक्यूएम के अंदर से जो 2 ग्रुप्स हैं उनमें से एक से निकला, क्योंकि सर अगर उनके पास देखें ना, ये कॉपी दोनों जगह पे होती है, जिसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए उसको भी साइंड कॉपी दी जाए। सर उसको अपनी जगह, ये उसका इंटरव्यू नहीं है, ये तारिक अली का इंटरव्यू जो पुलिस ने स्टेटमेंट है ना जी। हाँ, जो पुलिस ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वीडियो इंटरव्यू, वो मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल रह जाएगा प्रोग्राम की बहस में आजकल एक से भाई साहब, आपसे पहले मैं कायरा साहब से जवाब लूंगा, फिर आपकी तरफ आऊंगा, वाडा साहब से भी पूछूंगा। बड़ी सोशल मीडिया पे बहस है कि आर्मी ने, जनरल राहील शरीफ ने शायद 47 ऑनवर्ड किसी ने इतना तगड़ी पोजीशन नहीं ली, यही मुझे जो 2-3 दोस्तों से पूछा, तो उतनी तगड़ी पोजीशन ली है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरिया और डीएचए के जो शफाफियत के खिलाफ जिन लोगों ने एक्ट किया उनके ऊपर भी वो एक्ट कर रहे हैं। एक फॉर्मर कोर्ट कमांडर का भी तज़किरा आता है, विद इन सर्विंग ऑफिसर्स भी उन्होंने कहा कि कोई 2 स्टार जनरल्स के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। वो कहते हैं कि यहाँ ततहीर और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया। सिविलियंस के ऊपर प्रेशर है कि दे शुड ऑल्सो एक्ट। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इसी तरह होगी, वो अपना करें, आप अपना करें। पहले कह रहे साहब, गुजारिश है कि ये यकीनन एक बहुत हिल टास्क है, एक ऐसा माशरा जो करप्शन में बर्बाद हुआ पड़ा हो पूरी तरह। उस माशरे के अंदर अगर कोई बंदा ऐसा बीड़ा उठाता है तो उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें होती हैं। किसी भी इदारे का अपना एक रिस्पॉन्स होता है, इदारे के अंदर एक अपने उसके प्रेशर्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये आर्मी चीफ के लिए मैंने भी ऐसे ही सुना है जैसे आप कह रहे हैं, मेरी भी कुछ ये खबरें हैं जिस तरह मार्केट में चलती हैं। मेरी भी खबर यह है कि आर्मी चीफ ने तथहीर का ये अमल अपने इदारे के अंदर करना शुरू किया है। कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ये एक हिल टास्क काम है, ये एक हिल टास्क काम है। लेकिन जिस तरह की शोहरत जनरल राहील, अब ये बात करते हुए एक और डर लगता है कि कल ये इल्ज़ाम कोई मेरा दोस्त लगा दे कि जनाब अब ये भी चमचा हो गया। आप पे नहीं लगता घबराए? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनरल राहील ने और उनकी टीम ने जो काम शुरू किया है अपने इदारे के अंदर, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब मैं ये बात इस तरफ लेके आता हूँ कि अगर अपने इदारे, बिल्कुल अपने इदारे के अंदर तदहीर के अमल को कंक्लूड करने के लिए या करने की तरफ ले जाने से पहले बाकी इदारों के अंदर भी जाना होगा। वहाँ पे पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक पॉलिसी, एक फिलॉसफी के तौर पे इस इशू को लेकर नहीं आती, मैं नहीं समझता कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। इसकी रुकावटें फिर मुख्तलिफ आ सकती है। और एक बात याद रखिए, अल्लाह करे, बिल्कुल मेरा कयास जो है, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि हमारे इदारों ने बहुत सीखा हुआ है। ये जुडिशरी में भी जाना है, ये बाकी इदारों में भी जाना है। यहाँ पे इदारों का आपस में किसी जगह पे क्लैश जो है वो हमारे लिए किसी फैसल वाडा साहब, आप इस खबर के ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नदीम साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, आपको 3 चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए नदीम साहब, अभी भी एक टिकर चल रहे हैं आपके शो पे कि अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं अगर मुझे हटाया गया तो गली गली जंग होगी। तो गली गली जंग आप किसको मारेंगे? अपने पाकिस्तानियों को, अपने कराची लोगों को, जस्ट बिकॉज के आप पे इल्ज़ाम एजेंसी का, एजेंट होने का, करप्शन का, एक्सटॉर्शन का और ट्रेटरशिप का इल्ज़ाम है, तो आप ये सब कुछ करेंगे। नंबर 2 ये कि आर्मी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और जुडिशरी का भी इंपॉर्टेंट रोल है अदर देन द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट तो हमें कोई सीरियस ऐसा नजर नहीं आ रही कि आर्मी अगर इस चीज़ को बाईपास कर देगी, अंडरमाइन कर देगी, तो भरोसा पाकिस्तानियों का फौज से भी चला जाएगा, चाहे वो ईंट सीट बजाने की बात हो या इंडिया से पैसे लेने की बात हो। और आखिरी चीज़, जब आप दाइश को और टीटीपी को बैन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो टेररिस्ट जमात है, तो फिर आपके अंदर टेररिस्ट के साथ साथ एमक्यूएम का दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन मुल्क से पैसे लेने की बात के बाद आप ये ओवरडू हो जाएगी, उनका नुमाइंदा नहीं है, ज्यादती हो जाएगी उनके साथ। भाई साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप फरमाइएगा आर्मी के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, आपने भी यकीनन ये खबरें देखी होंगी जिनको मैंने अभी जिक्र किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैंने भी सुनी है और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है जो रिटायर्ड लोग भी हैं जिनको पता है कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जी आर्मी के अंदर ये हो रहा है, वो खुद जनरल राहील साहब कर रहे हैं, लेकिन वो सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स करना चाहते हैं। ये भी बात एक बड़ी क्लियरली कही गई, और वो कोई अपना ओवर स्टेप नहीं करेंगे। मगर एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ, जो एक नया एलिमेंट आया है टेररिज्म के हवाले से कराची में, कि इकोनॉमिक टेररिज्म और करप्शन और क्रिमिनल, यानी
ये भी पार्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। टेररिज्म के लिए पैसा जो हो रहा है खर्च, जो इस्तेमाल हो रहा है, ये अगर एक चीज एस्टेब्लिश हो जाती है कि जी करप्शन का पैसा टेररिज्म लग रहा है, तो फिर हर चीज ओपन हो जाती है इनकी लॉ। हाँ, अगर ये पैसा टेरर फाइनेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ओपन हो जाएगा। कंक्लूडिंग वन लाइनर मलिक साहब, यकीनन मैंने पहले कहा ना कि ये खिल टास्क है और इस काम के लिए कम्बैटिंग द करप्शन पार्लियामान और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि अगर आर्मी लीड लेके चलती है और बाकी इदारों की तत्हीर की तरफ जाती है तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। और ये आखिर में एक जुमला सिर्फ इतना कि कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर वो पैसा जो करप्शन का या किसी भी तरीके से इकट्ठा किया गया, वो अबडक्शन फॉर रैंसम जो है वो भी अगर किया गया है और इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल उसको रुकना चाहिए। फैसल वाडा साहब और हमारे साथ शहीन साहब भाई साहब हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।